मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास मोदी के खिलाफ कोई रणनीति है भी? चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा हो, ईवीएम का मुद्दा हो, केजरीवाल चुरा कर ले जाते हैं, चाहे डीमोनेटाइजेशन का मुद्दा हो, जब सप्ताह दर सप्ताह कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाती कि उसे किधर खड़े होना है, तब तक ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से दिल्ली आकर दहाड़ने लगती हैं। तब कांग्रेस पार्टी सोचती है कि हम तो रेस में पीछे रह गए। किसी भी मुद्दे पर आप मोदी सरकार को घेर ही नहीं पाते हैं, रणनीति दिखाई नहीं देती है, तो आप विपक्ष किस नाम के? हर जगह हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना बल्कि सच हो रहा है। मैं आपको बताऊं अंजना जी कि कांग्रेस पार्टी की सोच विचारधारा है कि देश को अक्षुण्ण अगर हमें रखना है, देश की एकता और अखंडता हमें बनाए रखना है, तो इस देश की जो सबसे महत्वपूर्ण नींव है, सांप्रदायिक सद्भाव की, उदार विचारधारा की, धर्मनिरपेक्षता की, उस नींव को हमें बनाए रखना होगा। और अगर वो नींव बनाए रखे हम इस देश में, एक अमन चैन का वातावरण हम तैनात करें, तो उसी के ऊपर एक बड़ी इमारत आप बना पाओगे विकास और प्रगति का। यही हमने 10 साल यूपीए की सरकार के समय हमने किया, जहां हमने देश को 8.5% घरेलू उत्पादन की दर की क्षमता हमने प्रदान की, जहां कृषि का क्षेत्र 4% की रफ्तार से दौड़ रहा था। लेकिन आज अगर आप स्थिति देखो, हर एक क्षेत्र में असहिष्णुता का माहौल पूरे देश में, चाहे सहारनपुर का मामला अभी देख लो, चाहे दलित विरोधी तत्व देखो, आदिवासी विरोधी तत्व देखो। ये सरकार एक कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहती, ये सरकार एक किसान मुक्त, दलित मुक्त और एक आदिवासी मुक्त भारत चाहती है। जो इसकी नीति है, जो इसकी नीयत है, और जो इनके जिम्मेदार लोग पदों पर बैठकर जब गैर जिम्मेदार वक्तव्य देते हैं और उन पर लगाम नहीं लगाया जाता, तो वो आग पूरे देश में फैलती है, जिसका आज हम वातावरण जो देश में हम देख पा रहे हैं। फिर भी आप चुनाव, मैं समाप्त कर पाऊं? फिर भी आप चुनाव क्यों हारते हो? एक चुनाव के बाद एक चुनाव आप हारते हो। अगर आप कह रहे हो कि ये सरकार बिल्कुल विफल रही है, तो क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी हारती है? मैं आपको आप कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, आपके विरोधी, और कहीं ये बात सच हो रही है, कह रहे हैं कि एक छवि बन गई है, कांग्रेस प्रो मुस्लिम पार्टी बन गई है, और ये लोगों में एक बात बन गई है, कांग्रेस जो निर्णय लेती है, धर्मनिरपेक्षता का जो आपकी आइडियल है वो सही है, लेकिन एक हिंदू सोसाइटी उभर कर आ रही है जिसका फायदा बीजेपी उठा रही है, और आपको प्रो मुस्लिम पार्टी एक तरह से पिजन होल कर दिया है, एक तरह से आपको एक किनारे पर डाल दिया कि आप एक प्रो मुस्लिम पार्टी बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी 125 करोड़ जनता की पार्टी है, ये किसी धर्म, जाति, वर्ग विशेष की पार्टी नहीं है। हमारी सोच विचारधारा हर एक व्यक्ति के लिए है, और जब हम आवाज उठाते हैं, हम हर एक व्यक्ति के लिए आवाज उठाते हैं। जो मैं मानता हूं कि इस सरकार की विफलता है, आंतरिक सुरक्षा का मामला देखो, कश्मीर किस तरीके से आज जल रहा है, किस तरीके से पठानकोट के बाद जो रिपोर्ट निकली थी कि हमारे 3000 ऐसे संस्था हैं जहां आज भी सुरक्षा का वातावरण तैनात नहीं है जवानों के लिए। 2000 करोड़ रुपए आवंटित होने के बाद भी 1 रुपया आज भी उसमें खर्च नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हो? आप कहते हो 56 इंच की छाती और साड़ी और शॉल की डिप्लोमेसी करते हो, आप बिरयानी खाने वहां चले जाते हो। और जब एक जवान के साथ बर्बरता के साथ व्यवहार हुआ था, उस समय तो आपने कहा था कि 1 सर के बदले में हमें 10 सर चाहिए। और आज क्या स्थिति उत्पन्न हो चुकी है? जब बार बार आपके सीमावर्ती इलाके पर उल्लंघन होता है, 1350 उल्लंघन हुए हैं पिछले 3 सालों में, हमारे 500 जवानों की जान गई है, लेकिन आज भी ये सरकार बेबस पड़ी है। चीन के साथ आपका क्या स्थिति है? चीन आपको चारों तरफ से घेर के रखा है। आपकी एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का आपका जो प्रमाण था उसका विरोध कर दिया। चीन ने आपके मसूर अजहर का विरोध कर दिया, लेकिन आप बेबस बैठे हो। वन बेल्ट वन रोड का हम बहिष्कार करते हैं करके आप बेबस करके बैठ गए हो। रोजगार के अवसर का आप बात कर रहे थे, मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। जो सरकार कहती थी कि 2 करोड़ हम लोग रोजगार के अवसर हम हर साल प्रदान करेंगे, आज वो आंकड़ा केवल 1 लाख तक सीमित हो गया है। तो किस विकास और किस प्रगति की आप बात कर रहे हैं? कृषि के क्षेत्र में 12,000 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना की तरफ पर यही तो पर पूरा लेख आपको मुझे देना पड़ेगा। नहीं सर, सवाल जो इस सरकार की विफलता है, जो इसकी कथनी और करनी में अंतर थी राजदीप, वो तो मुझे आपके समक्ष रखना पड़ेगा। नहीं, पर आप जिससे जो सवाल था वो था ये कि एक समुदाय विशेष की तरफ आपका रुझान था। और अभी मैं इससे एक सवाल पूरा कर लूं, जिस राजदीप ने सवाल पूछा था उसमें मैं जोड़ना चाहती हूँ।
आप ही के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक वक्त पे बोला था कि एक समुदाय विशेष का पहला हक होगा इस देश के सारे रिसोर्सेज पर। क्या उसकी वजह से ये एक भावना बढ़ती गई कि अब हम एक ऐसी स्थिति में हैं कि एक पार्टी जो कि सिर्फ ये एक मैसेज दे रही है कि अपीजमेंट खत्म होगा, लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस को जो पिछले 5 साल का उनका रुख था उसके लिए एक तरीके से पनिश कर रहे हैं? ये अपीजमेंट जिसके लिए आपको अक्यूज किया गया था अब आपको भारी पड़ रहा है अभी तक। देखिए, मैं मानता हूं कि इस देश के 125 करोड़ नागरिकों में से जो हमारे नागरिक आर्थिक रूप से विकास और प्रगति की श्रेणी में नहीं आ पाए हैं, उनको जरूर पहला हक मिलना चाहिए इस देश में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि अंत में यह देश टापू की तरह प्रगति नहीं कर सकता। विकास अगर प्रगति होना है तो वो सर्वांगीण विकास और सर्वांगीण प्रगति होनी होगी। बिल्कुल, पर आपने ये नहीं कहा था कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का पहला हक होना चाहिए। जरूर, मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी सभी धर्म, सभी समुदाय और सभी के लिए खड़ा रहती है, चाहे वो जैन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी वर्ग, किसी धर्म का व्यक्ति हो। कम से कम मेरी वो मान्यता जरूर है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिली, क्या विपक्ष एक साथ आकर, क्योंकि नीतीश ने कहा प्रणब मुखर्जी का दूसरा, क्या आप लोग ये चाहेंगे कि प्रणब मुखर्जी के सेकंड टर्म को मिलकर विपक्ष सामने रखेगा? क्या रणनीति है? देखिए, ये निर्णय तो गठबंधन साथ में मिलकर लेगा और अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी इस कोशिश में है कि एक कंसेंसस कैंडिडेट पूरे विपक्ष के रूप से खड़े रहें। अभी चर्चाएं चल रही हैं और चर्चाएं के दरमियान इस पर मैं टिप्पणी करूं या किसी व्यक्ति विशेष का नाम लूं जिसकी सूचना भी मुझे ना हो, ये उचित नहीं होगा। लेकिन जरूर एक कंसेंसस कैंडिडेट पूरा विपक्ष साथ में मिलकर रखेगा। रहा हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी का नाम, जिनका मान सम्मान मैं मानता हूं इस देश के हर एक नागरिक में है। उन्होंने स्वयं कहा है कि अगर वे पूरे देश के कंसेंसस कैंडिडेट बनेंगे तभी वे आगे बढ़ेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी ने कुछ तो आपस में बात की होगी, आप लोगों को बताया नहीं जाता? हम लोगों की चर्चा चल रही है, अनेक पार्टियों, अनेक दलों के साथ चर्चा चल रही है, लेकिन ये निर्णय अकेले कांग्रेस पार्टी, ये निर्णय अकेले कांग्रेस पार्टी नहीं ले पाएगी जब तक हम अपने सारे सहयोगी दलों के साथ चर्चा करके एक नाम पर हम लोग सहमत न हो पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैं फिर से आता हूं लीडरशिप का जो सवाल है और स्ट्रेटेजी का सवाल है। इलेक्शंस इस देश में अब प्रेसिडेंशियल बन रहे हैं, लोगों को पूछा जाता है आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, कौन चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने। क्या वाकई आपको लगता है कि आज की तारीख में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दे पाते हैं? मैं मानता हूं कि जरूर टक्कर दे पाएंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी सोच विचारधारा के आधार पर भारत की लिए एक ब्लूप्रिंट जिस पर वे स्वयं विचार कर रहे हैं, उसके आधार पर जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जाएगी और हमारा ब्लूप्रिंट जो बनेगा उसमें समावेश सारे लोगों का होगा, सभी वर्गों का होगा, विचारधारा का होगा। उसके साथ राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव में जरूर आगे बढ़ेगी। नहीं, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूं क्योंकि जब मैं स्ट्रेटेजी देखता हूं तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। सितंबर के महीने में आप कहते हैं शीला दीक्षित को आप प्रोजेक्ट करते हैं मुख्यमंत्री, 78 साल की शीला दीक्षित जिसको ना यूपी से कोई लेना देना है, आप करते हैं और राहुल गांधी जाते हैं किसान यात्रा पर। 2 महीने बाद आप देखते हैं कि राहुल गांधी समाजवादी पार्टी से गठबंधन करते हैं, 27 साल यूपी बेहाल, उस पार्टी के साथ आप समझौता कर लेते हैं। मैं ये नहीं पता चलता कि आपका जो नेतृत्व है उनमें कोई स्ट्रेटेजी है या नहीं। एक दिन आप कहते हैं प्रियंका गांधी आ जाएगी चुनाव में, दूसरे दिन प्रियंका गांधी कहते मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये हो क्या रहा है? कोई स्ट्रेटेजी है, कोई लीडरशिप है, कोई डायरेक्शन है या दिशाहीन पार्टी है? मैं नहीं मानता कि प्रियंका जी ने कभी भी वो वक्तव्य दिया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी कार्य किया था। जहां तक यूपी का चुनाव है, 2 तरीके के राज्य हैं राजदीप इस देश में। उन राज्यों में जहां कांग्रेस अभी अपने आप में मजबूत नहीं है, वहां एक अलग रणनीति होनी चाहिए। दूसरे राज्य जहां कांग्रेस अपने आप में मजबूत है, वहां एक अलग रणनीति होनी चाहिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा ध्यान, हमारा आकर्षण वर्तमान में राज्यों पर होना चाहिए और जरूर उन राज्यों में जहां हम लोग अपने नेतृत्व को उभार के ला सकते हैं ताकि दोबारा कांग्रेस की वहां सरकार। जैसे मध्य प्रदेश, आप जाइए मध्य प्रदेश, मैं ये नहीं समझ पाता कि ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में क्या करते हैं। आपने अपना समय भोपाल में गुजारना चाहिए, वहां पूरा मध्य प्रदेश घूमिए।
मैं ये कभी मुझे पता नहीं, कांग्रेस के नेता ड्राइंग रूम में, डाइनिंग रूम में बैठ के दिल्ली में राजनीति करते हैं। बीजेपी के नेता कई, मोदी जी को देखिए 12 साल गुजरात में रहे, आप भी जाइए 15 साल जाइए, कहिए ये मेरी कर्म भूमि है, 15 साल में वहां रहूंगा, मुझे दिल्ली में बुलाइएगा भी मत प्रोग्राम में। क्यों नहीं करते? और कमलनाथ को कैसे संभालेंगे ये भी बताइए। तो कठिनाई ये है राजदीप कि मैं आपको कह दूं कि आप इंडिया टुडे के अभी एडिटर हो, आप जाके गांव-गांव में घूमो, आप स्टूडियो में मैं 10 साल मुंबई में रहा, दिल्ली जाने के पहले मैंने मेरी जर्नलिज्म मुंबई में शुरू की। सुनिए ना, जब आप प्रश्न करते हैं ना तो दूसरे लोगों का उत्तर भी सुन लीजिए आप, ठीक है? थोड़ा धैर्य रखिए जी, ठीक है? जो जिम्मेदारी आपको आपके संस्था ने दी है, उस जिम्मेदारी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने पूर्व में नहीं किया, मेरा गलत मत मानिए मेरा आशय, मैं कह रहा हूं कि जो जिम्मेदारी वर्तमान में संस्था ने आपको दी है, उस जिम्मेदारी को आपको निभाना पड़ेगा जी, ठीक है? आप नहीं कह सकते कि मुझे एडिटर बनाया है लेकिन मैं तो यहां इंटरव्यूज में नहीं रहूंगा, अमित शाह जी के साथ नहीं रहूंगा, सिंधिया जी के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो गांव-गांव में घूमने वाला हूं, ठीक है? वैसे ही वर्तमान में मेरी जिम्मेदारी है मुख्य सचेतक की, वर्तमान में मेरी जिम्मेदारी है सांसद के रूप में। और आज भी मैं आपको बता दूं, आज नहीं लेकिन पिछले 15 साल में एक माह भी नहीं गया है जहां मैंने 8 से 9 दिन मेरे प्रदेश में न गुजारा हो। तो ये आश्चर्य करने के पहले जरा अपना आप फीडबैक ले लीजिए और अपना रिकॉर्ड ठीक से देखिए। सर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, मुझे सवाल तो करने दीजिए। नहीं सर, आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं, सर ग्रासरूट लेवल लीडर्स कहां हैं? अरे आप इतने उत्तेजित हो रहे हैं, मेरी सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। अभी जो मैंने उपचुनाव की बात की वो मेरे क्षेत्र में थी, वहां बैठकर हमने बीजेपी का मुकाबला किया और मैं आपको यह भी बता दूं कि वहां सफलता प्राप्त हमें इसलिए हुई क्योंकि कांग्रेस को एक साथ मिलाकर हमने रणनीति बनाया। कांग्रेस में कोई विघटनकारी तत्व नहीं थे, पूरी कांग्रेस एक साथ थी उस चुनाव में और इसलिए उस भिंड अटेर के चुनाव को हम जीत पाए। तो जमीनी स्तर पर हम लोग कार्य करते हैं, लेकिन जरूर जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वाह तो मुझे करना पड़ेगा। अगर दूसरी जिम्मेदारी मुझे दी जाए तो उस जिम्मेदारी का भी निर्वाह करूंगा, पर वो जिम्मेदारी जब मुझे दी जाएगी तब उसका निर्वाह करूंगा। लेकिन वर्तमान में भी ग्रामीण अंचल में मैं हर दिन घूमता हूं, 8 दिन 9 दिन हर महीने घूमता हूं। तो ये आपका आरोप लगाना मैं मानता हूं कि तथ्य से अलग है। ज्योतिरादित्य जी, आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर आप अल्टीमेटली हाई कमांड के ऑर्डर को ही मानते हैं, आपका दिल मध्य प्रदेश में है, आपको ऑर्डर मिला है यहां रहने का, क्या ये हाई कमांड कल्चर पार्टी के ऊपर भारी पड़ रहा है? उससे जो रीजनल लीडर हर दल में, हर संस्था में हर व्यक्ति के बारे में सोच विचार करके निर्णय लिया जाता है। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं, मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका पालन करना मेरा दायित्व है। पर जो इन फाइटिंग होती है आपकी पार्टी में, मैं नहीं मानता। पद्मजा, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में मेरा तेरा हमें छोड़ना होगा, हमें हमारा बनाना होगा। और मैं मानता हूं कि हमारी सोच विचारधारा होनी चाहिए, चाहे ये व्यक्ति, जैसे कि उदाहरण के तौर पर राजदीप मेरे ऊपर कटाक्ष करते हैं, मेरे ऊपर 10 प्रश्न करते हैं, लेकिन उनमें क्षमता है, उनकी क्षमता को मान्यता मुझे देना होगा, उनको मेरे साथ मुझे लेना होगा, ताकि हम दोनों मिलकर एक नई आवाज चौथी स्तंभ के रूप में और सांसद के रूप में हम इस सरकार के विरुद्ध एक आवाज जरूर उठा पाएं। और मैं मानता हूं कि मेरे इस संदेश में राजदीप हां से हां मिलाएंगे।